students, welcome back to the Saksham Academy. This is Shreya Rai. Welcomes you all. आज के जो टॉपिक है वो है मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग लास्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर क्या क्या कंसिस्ट करता है। क्या क्या कंसिस्ट करने की सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस इन दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है मैटर को। जब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जब उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड द नेक्स्ट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे प्योर सब्सटेंस के फर्स्ट कैटेगरी की, विच इज़ एलिमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड, मिक्सचर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हम लोगों ने अक्सर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग अक्सर ही सुनते रहते हैं एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट। सो व्हाट इज़ एलिमेंट? हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है और पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में पूरे जितने भी एलिमेंट्स इन्वायरमेंट में नोन हैं उनके बारे में उनका एक चार्ट है जिसके बारे में हम लोगों को बताया गया है। उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनका एटॉमिक मास क्या है, वो उनका रेडियस क्या है, एटॉमिक उनका वो कौन से क्या कहते हैं, कौन से वो स्टेट के हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताई गई हैं। अब अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिटवीन एलिमेंट एंड एटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए, सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें फर्दर ऑन और छोटे मतलब जिनको हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, और ठीक है, इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं। इनके अंदर किसी भी और दूसरे चीज़ की मिलावट नहीं होती है, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एटम, तो अक्सर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ऑक्सीजन एलिमेंट, ओके, अगर मैंने बोला ऑक्सीजन एलिमेंट और अगर मैंने बोला ऑक्सीजन एटम, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन एलिमेंट या अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन एटम, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एटम? The main difference is that element is the एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है एटम का। देखो सीधे से समझो, जैसे मान लो कि एक क्लास है, आप लोगों की 9th क्लास है, ठीक है। सो 9th एक क्लास में बैठा जो पूरा 9th क्लास है, हम उस पूरे 9th क्लास को क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। 9th क्लास को एलिमेंट बोलेंगे। उसके अंदर फॉर एग्जांपल 50 बच्चे हैं, ठीक। अब 50 बच्चों का एक ही क्लास है, एक ही सेक्शन है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टीचर है, यानी कि प्रॉपर्टी सेम हुई, वही सब हैं। तो उन 50 बच्चों को अलग अलग हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। यानी कि सिंगल एटम इज एटम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेम एटम इज नोन एज व्हाट? एलिमेंट। समझ में आया? सो अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट बोलने का ये मतलब है कि इन्वायरमेंट में, एलिमेंट का मतलब है कि इन्वायरमेंट में जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं उनको हम एक ऑक्सीजन को लेके ही हम उनके बिहाफ पे बता रहे हैं। यानी इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ऑक्सीजन तो होगा नहीं, और सिर्फ एक ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो है ऑक्सीजन एटम। समझ में आया? यानी अगर हम पूरे 9th क्लास की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एलिमेंट, और अगर हम उसमें से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को उठा के बोलते हैं तो वो हो जाएगा एटम। समझ में आया? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एटम इज दैट एलिमेंट पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। इसीलिए देखो पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, हम वहाँ ये नहीं बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटम्स के बारे में बताया गया है, नहीं, पीरियोडिक टेबल में किसके बारे में बताया गया है? एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। समझ में आया? सो एक फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट बोल रहे हैं तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट पूरे के पूरे सराउंडिंग में, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं उन सब के बिहाफ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? और अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। ओके, तो ये डिफरेंस है एलिमेंट और एटम का। अब अगर हम एलिमेंट में आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में।
इनके क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरी में किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड द थर्ड वन इज मेटेलॉइड। तो आज हम लोगों को डिटेल में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड को पढ़ना है। हम लोगों ने क्लास 8th में भी मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ हल्का फुल्का फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। क्लास 9th में भी हम मेटल नॉन मेटल को पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में हमें एक पूरा चैप्टर ही मेटल नॉन मेटल का मिलेगा, ठीक है। तो जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो हमें ब्रॉड स्टडी करनी होगी मेटल और नॉन मेटल की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनका अपीयरेंस, उनका कैसे हम उन्हें अपने सराउंडिंग में कैसे उन्हें पाते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन, सारा कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन 9th क्लास में जब हम मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो वी हैव टू जस्ट स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो जब हम छोटे थे तो हमें ये बताया जाता था कि एनी सब्सटेंस विच इज मेलिएबल और विच इज डक्टाइल इज नोन एज मेटल। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी या फर्दर ऑन जो भी सारी चीज़ें वो इनकी प्रॉपर्टी हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि मेटल क्या है, तो सीधे सीधे आप ये बोलोगे कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, या सीधे सीधे बोले तो वैलेंस सेल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, किसी और को प्रोवाइड करके अपने ऊपर प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वी हैव मैग्नीशियम विद अस, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग KLMN कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सो Kl28m, 2 will be the configuration of magnesium. Okay, so now एटम बनाते हैं, L सेल और M सेल, 3 सेल। यहाँ पे 2 K सेल का, L सेल का कितना है, 8 है, और M सेल का कितना है, 2 है। अब देखो हर एक एलिमेंट जो है उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो सब एलिमेंट्स के पास इतनी ही पावर होती है, इतनी ही एनर्जी होती है। हर एक अपने अपने सेल की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है। जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे इसमें 3rd या 4th चैप्टर में, कि यहाँ पे हर एक जो सेल होता है उसकी अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है। एनर्जी लेवल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर होल्ड करने की जो एनर्जी होती है उसे एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। अब इस एनर्जी लेवल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, देखो हर एक जो एटम है उसकी एनर्जी, उसके सेल के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो हर एक एटम में उतना ही एनर्जी होता है कि वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करा सकता है अपने सेल के अंदर। और ज़रूरी क्या है, 8 कंप्लीट करना या फिर 2 कंप्लीट करना। 2 इज डुप्लेट, ये सिर्फ K सेल के लिए होता है, और 8 इज ऑक्टेट, ये बाकी LMN सब सेलों के लिए होता है। सो ऑक्टेट कंप्लीट करना या डुप्लेट कंप्लीट करना, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना या डुप्लेट कंप्लीट करना, ये सीधे सीधे क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब है कि एक ऐसा स्टेट प्रोवाइड करना जिसमें उसके बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एटम को कोई भी और केमिकल रिएक्शन, केमिकल कोई भी और प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये स्टेबल हो जाता है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है या डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, तो वो पूरे तरीके से स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो यहाँ पे 6 M सेल में 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे तो ये M सेल 8 हो जाएगा कंप्लीट, और या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि वो ये M सेल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, किसी और से कंबाइन करके उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे, और फिर क्या हो जाएगा, ये सेल खत्म हो जाएगा और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक एटम के पास, या सीधे सीधे बोले तो हर एक सेल के पास सिर्फ इतनी ही कैपेबिलिटी होती है कि या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं
हम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 को ऑप्शन है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब बहुत लोगों के बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने डोनेट किया तो प्लस चार्ज क्यों लगता है। डोनेट किया यानी हमारे पास कमी हो गई, अब डोनेट करना मतलब दे दिया तो हमारे पास घट गया ना, तो हमारे पास तो माइनस चार्ज लगना चाहिए था, प्लस चार्ज क्यों लगा। देखो वैसे तो ये पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का एक एटम के बारे में, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगी, आप लोगों को पूरा डिटेल उसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे। क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ये एक फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। यहाँ पे Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P यानी कि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है और E यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज का होता है। जब आप एटम के बारे में और डिटेल पढ़ोगे तो आप ये समझोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कंफ्यूजन होगी तो कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को 4th चैप्टर में मिलेगा या फिर एक अलग से क्लास में मिलेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों सेल के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसके वजह से जो सेल्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज के होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। लेकिन एक एटम जो होता है वो ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। एक एटम जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज का होता है, यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, जो डिजिट होता है, जो नंबर होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। और वो किसके बराबर होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो इसका Z भी 12 होगा, प्रोटॉन भी 12 होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 12 होगा ना। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, यानी कि जब कंपाउंड फॉर्मेशन के पहले जब इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, उस टाइम पे फाइनल स्टेज पे क्या हुआ, फाइनल स्टेज पे क्या एटॉमिक नंबर चेंज होगा, नहीं होगा, 12 ही रहेगा। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे, नहीं होंगे, 12 ही रहेंगे। देखो एक चीज और बता दूं, प्रोटॉन्स जो होते हैं इनका कोई काम नहीं होता। जैसे घर में भाई लोग कोई काम नहीं करते हैं, बहनों को सारा काम करना पड़ता है। प्रोटॉन भाई है, इलेक्ट्रॉन बहन है। इलेक्ट्रॉन सारा काम करती है और प्रोटॉन कुछ नहीं करता है। सो प्रोटॉन इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लस चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मैग्नीशियम ने रिलीज कर दिया, निकाल दिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब देखो इनिशियल स्टेज पे प्लस चार्ज जो है वो 12 है और माइनस चार्ज जो है वो 12 है। तो प्लस और माइनस ये दोनों बराबर हैं, तो यानी कि न्यूट्रल। लेकिन फाइनल स्टेज पे क्या हुआ, प्लस कितना है, 12 है और माइनस कितना है, इज इक्वल टू नॉट 10। माइनस कितना है, 10 है ना। तो जो 10 माइनस चार्ज है वो तो 10 प्लस को कैंसल आउट कर देगा, लेकिन बाकी के जो बच गए 2 प्लस ज़्यादा बच गए ना, वही 2 प्लस चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर लग जाएगा। समझ में आया? दैट इज वाई मेटल्स जो होते हैं वो प्लस चार्ज आफ्टर डोनेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स अपने ऊपर क्या लगाते हैं, प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? अब प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं ये तो हम लोग समझ लिए। अब हम देखते हैं कि ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है,
ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब तक हम लोगों ने देख लिया कि एलिमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। मेटल्स पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, ये सारी चीज़ें समझ ली गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले अगर हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल जो होते हैं दे आर मेलिएबल। दे आर व्हाट? malleable. अब what is the meaning of malleable or malleability? So malleability is that property of metal due to which they can be hammered and they can be converted into thin sheets. जैसे किसी भी मेटल को अगर किसी हार्ड हैमर से प्रेस किया जाता है और हम उन्हें पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एल्यूमिनियम फॉयल आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं अब खाने को गर्म रखने के लिए, या फिर गोल्ड पेपर होता है, सिल्वर फॉयल होता है, ये सारी, या कॉपर की प्लेट्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कैसे हुई? इन्हें मेटल को जब हम हैमर करते हैं तो वो मेटल जो होता है टूटता नहीं है और पतले से शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पतले से शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? मेलिबिलिटी या मेलिएबल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबल। सो मेटल्स आर व्हाट? दे आर मेलिएबल इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल। जैसे मेलिबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि मेटल्स को अगर हम हैमर करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं बल्कि छोटे पीस थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि मेटल्स को जब स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो ये मेटल्स टूटते नहीं हैं और पतले वायर में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, जिन वायर्स को यूज़ करके अक्सर ज्वेलरीज बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चांदी वगैरह की वायर के साथ, गोल्ड वायर के साथ बहुत सारी ज्वेलरी बनती है। कॉपर वायर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, पतला स्ट्रेच करके इनको पतले वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी। सो मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ईजिली अलाउ कर देते हैं अपने अंदर फ्लो करने के लिए। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमेशा ही एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोगों ने देखा अभी कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद अपने ऊपर प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करना यानी कि क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाना। पॉजिटिव चार्ज कब बना? इसलिए बना क्योंकि मेटल्स जो हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड नहीं है, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये प्लस चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करने की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो ईजिली एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो ईजिली इनके अंदर कंडक्ट हो जाते हैं। यही रीज़न है कि कॉपर वायर जो होते हैं वो उन्हें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर के फॉर्म में, या फिर आप लोग देखोगे तो एल्यूमिनियम वगैरह जो मेटल्स होते हैं वो ईजिली यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो ईजिली हीट को रेजिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अगर हम सीधे इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ बात करें कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आप बोलोगे सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अपने अंदर ईजिली कंडक्शन होती है, लेकिन सिल्वर मेटल को इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है दैट सिल्वर मेटल इज़ सो कॉस्टली, और क्योंकि कॉपर एक चीप मेटल है इस वजह से कॉपर जो है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वायर करने के लिए, वायर बनाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो दे हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब अभी मैंने बोला कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत टाइटली बाउंड किए होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं।
क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जब किसी भी पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उस मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करना, एक दूसरे से डिसोसिएट करना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें ईजिली तोड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रूम टेम्परेचर पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों ने जो पिछला वाला देखा प्रॉपर्टी की, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें ये बताता है कि मेटल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि पार्टिकल्स को डिसोसिएट करना उतना ज़्यादा टफ है, यानी कि पार्टिकल्स को डिसोसिएट करने के लिए वी हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ एनर्जी। हमें बहुत सारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी एनर्जी, यानी कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ही ये मेल्ट कर सकते हैं या तो ही ये बॉयल कर सकते हैं। समझ में आया? देन the next point is they are solid at room temperature. Solid at room temperature. देखो पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर का मतलब है कि जब पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि सीधे सीधे जब पार्टिकल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो रूम टेम्परेचर में, तो क्योंकि रूम टेम्परेचर तो उतना ज़्यादा हाई होता नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होंगे। सो एवरी मेटल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। द नेक्स्ट इज फाउंड इन सिल्वर और ग्रे कलर। जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर कलर कम ही पाए जाते हैं, ये मेनली सिल्वर और ग्रे कलर में ही पाए जाते हैं और किसी कलर में ये नहीं पाए जाते। सो मेटल्स के जो कलर हैं वो कौन से हैं? सिल्वर और ग्रे हैं। नेक्स्ट इज दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब है? मेटल्स जो होते हैं दे हैव शाइनी अपीयरेंस, बाय बर्थ उनके पास शाइनी अपीयरेंस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी सरफेस के होते हैं, डल अपीयरेंस नहीं होता है इनका। सो लस्ट्रस यानी कि शाइनी। तो मेटल्स जो होते हैं इनका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है, जिसकी वजह से मेटल्स को अक्सर ज्वेलरीज बनाने के लिए या फिर यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सोनरस। सोनरस या सोनैरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है ये होता है वाइब्रेटिंग या रिंगिंग साउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी। वाइब्रेटिंग या रिंगिंग साउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी जो मेटल के अंदर होती है, यानी कि जब भी कभी हम इन्हें किसी हार्ड चीज़ से हिट करते हैं तो ये वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट करती है जो थोड़ी देर तक बजती है वाइब्रेशन करते हुए। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं हमारे स्कूल की बेल होती है या फिर मंदिर की जो घंटी होती है, अगर हम उन्हें बजाते हैं तो वो थोड़ा देर तक एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनरस, या फिर द प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनैरिटी प्रॉपर्टी। ओके। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जब भी हम कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं है कि कंपल्सरी वो सारे के सारे मेटल्स में होगी ही। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस की बात मैं यहाँ पे भी आप लोगों से कर लूँ। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सारे के सारे मेटल्स तो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम ये तो ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे आर सो सॉफ्ट मेटल। सोडियम इतना ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है कि इट कैन बी कट बाई नाइफ ऑल्सो, हम उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सो हार्ड और स्ट्रॉन्ग का एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी विच इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं सिवाय एक मेटल के, और वो मेटल कौन सा है? मरकरी। यस, Hg। मरकरी मेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक।
इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फाउंड इन सिल्वर और ग्रे कलर, सो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। सारे के सारे मेटल्स तो सिल्वर और ग्रे कलर में पाए जाते हैं, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जैसे गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जो गोल्डन और रेडिश ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड जो है वो गोल्डन कलर में पाया जाता है और जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर में पाया जाता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शन और साथ साथ मेटल की प्रॉपर्टी ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की। नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये जस्ट वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के एकदम अपोजिट। जो चीज़ मेटल कंडक्ट करती है वो चीज़ नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करती है, और जो चीज़ नॉन मेटल करती है वो मेटल नहीं करती है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग मेटल को रिमाइंड करें कि सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल की क्या थी, मेलिबिलिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, डक्टिलिटी। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स टूटते नहीं हैं, यानी कि जब हम उन्हें हैमर करते हैं या जब उन्हें स्ट्रेच करते हैं तो वो छोटे पीसेस में नहीं टूटते हैं, बल्कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर पतली वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का क्या मतलब है? ब्रिटल इन नेचर का मतलब है कि नॉन मेटल्स को जब हम हैमर करते हैं तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, पतली वायर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। समझ में आया? सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसे मेटल्स जो थे दे वर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहीं नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स यानी कि दे डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। दे आर इंसुलेटर्स इन नेचर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्लस चार्ज, बिकॉज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो प्लस चार्ज नहीं क्रिएट करते हैं। देखो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ गई, मैं आप लोगों को पहले वो बताना भूल गई कि नॉन मेटल्स जो हैं ये माइनस चार्ज क्रिएट करते हैं। माइनस चार्ज क्रिएट करने का मतलब है कि ये अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है और ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपने ऊपर क्या लगाते हैं, निगेटिव चार्ज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं फिर हम बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब KLMN अगर हम इसकी करते हैं तो 2 और 6 आएगा KLMN। अब अगर इसका एटम बनाओ तो ये प्लस वाला न्यूक्लियस, ये K सेल और ये L सेल। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए जो वैलेंस सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वैलेंस सेल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम जो सेल लास्ट सेल होती है यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है, उस आउटर मोस्ट सेल को क्या नाम दिया जाता है? वैलेंस सेल नाम दिया जाता है। और उस आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। समझ में आया? कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, गेन में, लॉस में, शेयरिंग में हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर ऑक्सीजन के पास 2 सेल हैं K और L, तो ये L के सेल को छोड़ के ये K सेल वाला कभी जंप नहीं करेगा। हमेशा कौन सा सेल जाएगा या आएगा? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सिर्फ जो है वैलेंस सेल या तो जा सकता है या तो आ सकता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही। इसीलिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में अगर कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, अगर वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, अगर बैलेंस हुए मतलब स्टेबल हुए तब तो वो स्टेबल ही है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हम लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ऐड करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो क्या जाएगा? L सेल में 8 हो जाएगा। नाउ ऑक्सीजन इज स्टेबल। अभी मैंने आप लोगों को जब मेटल पढ़ाया तो मैं बताई थी कि प्लस चार्ज क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया,
एंड अकॉर्डिंग टू Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो गई, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए उतना पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। वही चीज़ यहाँ अपोजिट, हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यानी कि 6 से इलेक्ट्रॉन प्लस हुए 2, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 और 2 यानी कि 10। प्रोटॉन भी 8 है और जेड भी 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, तो इसी के रिजल्ट से ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज लग जाएगा। समझ में आया? जो मेटल्स होते हैं दे आर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर एक्सेप्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और माइनस चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास प्लस चार्ज नहीं अवेलेबल है, इसलिए प्लस चार्ज नहीं अवेलेबल होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, दे आर इंसुलेटर्स इन नेचर। द थर्ड वन इज सॉफ्ट। जहाँ मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लो डेंसिटी होती है, बहुत कम डेंसिटी के होते हैं, भारी नहीं होते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स दूर दूर पाए जाते हैं, सो दैट दे आर हैविंग लो डेंसिटी। ओके, they have low melting and boiling point। बात वही आ गई कि जब पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है इन्हें एक दूसरे से डिसोसिएट करने के लिए, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। फाउंड इन ऑल स्टेट, फाउंड इन ऑल स्टेट्स का ये मतलब नहीं है कि ये इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सब में पाए जाते हैं, इसका ये मतलब है कि जो केमिस्ट्री का जो स्टेट है उसमें सब में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में ये रूम टेम्परेचर में पाए जा सकते हैं। ओके, नॉन लस्ट्रस, एंड नॉन सोनरस। नॉन लस्ट्रस एंड नॉन सोनरस का मतलब है कि लस्ट्रस यानी हम लोगों ने देखा था दे हैव शाइनी अपीयरेंस, बट नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, ये बहुत ही गंदे दिखते हैं। डल अपीयरेंस होता है, कोई भी शाइनी सरफेस इनके अंदर नहीं होता है। और नॉन सोनरस का मतलब है कि जब भी हम इन्हें हैमर करते हैं, जब भी हम इन्हें हिट करते हैं तो ये वाइब्रेटिंग रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत हल्की सी आवाज़ में भी, अगर ये सॉलिड है तो ये बहुत हल्की आवाज़ निकालेंगे, वरना नहीं। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग और वाइब्रेटिंग साउंड। ठीक है, फाउंड इन ऑल कलर्स, फाउंड इन ऑल कलर, या हम बोल सकते हैं कि मल्टी कलर, बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं इनके अंदर, ये नहीं कि हाँ सिर्फ ये ग्रे में पाए गए हैं या सिर्फ सिल्वर में पाए गए हैं, ये बहुत सारे मल्टी कलर्स में पाए गए हैं। अब हमने इन लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख लिया, अब एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो जो सबसे पहला एक्सेप्शन है इंसुलेटर को लेके, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो विग्रसली। कौन सा वो नॉन मेटल है? वो नॉन मेटल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कि आपके पेंसिल की लीड, ठीक है, ग्रेफाइट। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो हमें ग्रेफाइट दिखा नहीं, तो ग्रेफाइट कौन सा एलिमेंट हो गया? कार्बन देखा है पीरियोडिक टेबल में, बस कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। अब आप पूछोगे मैम एलोट्रॉप क्या होता है? सो एलोट्रॉप का मतलब है कि वेरियस फॉर्म्स जिसमें कोई भी एलिमेंट इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, कोई भी एलिमेंट इन्वायरमेंट में जिस जिस फिजिकल फॉर्म में, जिस जिस वेरियस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वही वेरियस फिजिकल फॉर्म क्या कहलाती है? एलोट्रॉप कहलाती है। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, यानी कार्बन इन्वायरमेंट में हम चारों तरफ से पूरे तरह से कार्बन से घिरे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास वो सब कार्बन ही कार्बन है। जब हम लोग 10th में कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें वहाँ समझ में आएगा। अब कार्बन जो है इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें से एक जो है वो ग्रेफाइट भी है।
बीइंग अ नॉन मेटल, आप बोलोगे मैम कार्बन निगेटिव चार्ज कंटेन, वैसे तो कार्बन निगेटिव चार्ज कंटेन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो नॉन मेटल है। निगेटिव चार्ज कंटेन नहीं करने का मतलब है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो ना 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करके ये वो ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है जो शेयरिंग से हुए हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ग्रेफाइट जो है वो बीइंग अ नॉन मेटल ऑल्सो, ग्रेफाइट इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो आप लोग हायर क्लासेस में 10th में पढ़ोगे कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, उस ग्रेफाइट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ 3 बॉन्ड को कंप्लीट करता है, क्योंकि एक बॉन्ड बच जाता है, एक बॉन्ड बचा हुआ रहता है। इस वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। और साथ ही साथ अगर हम सॉलिड की बात करें तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड, नॉन मेटल होने के बावजूद भी सॉलिड इजीली मतलब अगर हम उसे ढंग से हीट प्रोवाइड करते हैं तो डायमंड हीट कंडक्ट कर लेता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताऊं कि जब सबसे पहले ये नहीं पता था कि जो डायमंड है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, तो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता करने के लिए कि कार्बन जो है वो जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है, उन्होंने अपनी वाइफ की डायमंड की रिंग जला दी। और जब उन्होंने अपनी वाइफ की डायमंड की रिंग जलाई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो सारा कार्बन ही था, और कार्बन को जब कंबशन किया तो वो कार्बन पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो जब वो रिलीज हो गया तब उन्होंने इस बात को पता लगाया कि डायमंड जो है वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप तो पता चल गया है कि ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है। तो यहाँ के एक्सेप्शन में ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली कंडक्ट करता है, ठीक है। नाउ और यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया कि ये बहुत ही ज़्यादा सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारा का सारा मेटल या तो नॉन मेटल या तो सॉलिड के फॉर्म में या तो गैस के फॉर्म में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अगर हम मेटेलॉइड की बात कर लें तो मेटेलॉइड जो होता है दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट है मेटेलॉइड्स। कुछ प्रॉपर्टी है मेटल की कंडक्ट करता है, कुछ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की कंडक्ट करता है। जैसे अगर हम मेटल को देखें तो मेटल कंडक्टर हैं और नॉन मेटल इंसुलेटर हैं, लेकिन जो मेटेलॉइड्स होते हैं दे आर सेमी कंडक्टर, ओके। मेटेलॉइड जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज का ही फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्स। हमने पूरे के पूरे एलिमेंट्स के पार्ट को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर पे जाएंगे, ठीक है। अभी आज की वीडियो में अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। और टिल देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।